हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था सेक्शन को देखेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23। और इसके साथ साथ हम लोग जीएसटी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित चालू कीमतों पर 16.76% रही। तो उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.64% और चालू कीमतों पर 16.67% थी। ये 9.64% स्थिर कीमतों पर थी। इसके बाद अगला पॉइंट है अस्थायी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2021-22 त्वरित अनुमान के बीच 5.12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि प्रचलित कीमतों पर उक्त अवधि में 9.74% CAGR से बढ़ा है। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 14.59%, द्वितीयक क्षेत्र की 10.32% और तृतीयक क्षेत्र की 6.53% रही। ये सभी दर स्थिर कीमतों पर है। उसके बाद प्रचलित कीमतों पर जो दर थी प्राथमिक क्षेत्र की 16.16%, द्वितीय क्षेत्र की 14.9% और तृतीय क्षेत्र की 14.02%। ये वृद्धि दर चालू कीमतों पर थी। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीएसडीपी में 28.11% था। तो वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पूरे उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 28.11% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया। तो 2021-22 में कितना हो गया? 28.44%। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 में 24.6% था, जो वर्ष 2021-22 में 24.61% हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है वहीं कुल उत्पाद अनुदान को घटाते हुए का योगदान वर्ष 2020-21 में 8.4% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 9.9% हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार अस्थायी कीमतों पर जीएसवीए में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खंड का योगदान क्रमशः 25.33, 26.74 एवं 47.92% तथा प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 28.44, 24.61 एवं 46.95% है। अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि नेट स्टेट जीडीपी के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के 32,002 रुपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 में वह 2021-22 में क्रमशः 61,374 एवं 70,792 रुपये हो गई है। तो 2021-22 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 70,792 रुपये हो गई है और 2020-21 में यह 61,374 रुपये थी। इसके बाद अगला पॉइंट है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के 32,002 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 42,525 रुपये हो गई है। तो स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह 42,525 रुपये है 2021-22 में। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 44.48% था, अर्थात राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 55.52% अंश केंद्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। 2020-21 में केंद्र सरकार से कुल 55.52%
केंद्र सरकार से अंतरण के माध्यम से राज्य को प्राप्त हुआ था। इसके बाद राज्य के स्व राजस्व कर की संरचना दी हुई है 2022-23 की, जिसके अंतर्गत यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों का परसेंटेज दिया हुआ है। पहले नंबर पे 40% है, तो पहले नंबर पे जीएसटी है, जीएसटी से 40%। फिर दूसरा है राज्य उत्पादक शुल्क से 22.28%। तीसरा है मूल्य संवर्धित कर वैट, वैट से 16.41%। चौथा है स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, इससे 13.46%। फिर आगे है विद्युत कर, विद्युत कर से 2.51%। उसके बाद है भू राजस्व, भू राजस्व से 0.41%। और अगला है वाहन कर, वाहन कर से 4.93% राजस्व की प्राप्ति हुई है। ये अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है किस क्षेत्र से। इसके बाद है वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी लगभग 40% है, जबकि वैट का अंश लगभग 16.41% है। इसके बाद है राज्य उत्पाद शुल्क का अंश 22.28% हो गया है तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 13.46% है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व इन्हीं मदों से प्राप्त होने वालों कर पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है। तो राज्य में मुख्यतः स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, जीएसटी और वैट के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकासेतर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घटकर 38.9% तक अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में विकास व्यय 57% तक अनुमानित है। इसके बाद है स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक 17.46% खाते खोलते हुए देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण में अधिकांश हिस्सेदारी लघुकालीन कृषि गतिविधियों की है। तो कृषि क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी लघुकालीन कृषि गतिविधियों से संबंधित है। अब आगे चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता दी गई है। आच्छादन यहाँ पे दिया हुआ है। आच्छादन के अंतर्गत ये सभी आंकड़े लाख हेक्टेयर में है। उसके बाद उत्पादन में है, ये सब लाख मीट्रिक टन में दिए गए हैं। इसके बाद उत्पादकता है, उत्पादकता ये कुल हेक्टेयर में दी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है उत्पादकता कुंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं चावल, चावल का आच्छादन पूरे प्रदेश में 59.7 लाख हेक्टेयर है और इसका उत्पादन हुआ था 160.57 लाख मीट्रिक टन और इसकी उत्पादकता थी 26.75 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इस तरह गेहूं का है, गेहूं का आच्छादन 97.63, उत्पादन 364.59 और उत्पादकता 37.34 है। ये सभी आंकड़े 2021-22 के लिए हैं। इसके बाद धान्य फसलें, इनका आच्छादन है 177.53, उत्पादन 568.67 और उत्पादकता 32.03। इसके बाद है दलहन, दलहन का आच्छादन है 24.28, उत्पादन है 26.19 और उत्पादकता है 10.82। इसके बाद है खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों का टोटल आच्छादन है 201.81, उत्पादन है 594.8 और उत्पादकता है 29.48। इसके बाद है तिलहन, तिलहन का आच्छादन है 12.75, उत्पादन है 12.38 और उत्पादकता है 10.22 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत हम लोग पढ़ना है सबसे पहले परिचय। तो वस्तु एवं सेवा कर को 151वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। यह भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद अगला पॉइंट है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया है। तो जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को।
अगला पॉइंट है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में को स्थापित किया है। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और यह एक प्रकार की एकल कर संरचना है, क्योंकि इसको लागू करने के बाद जो पहले के अप्रत्यक्ष कर थे उनको लगभग समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है। अगला पॉइंट है जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। तो जीएसटी एक प्रकार का मूल्यवर्धन कर है, वैल्यू एडेड टैक्स, अर्थात जहाँ पे इसके किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाएगी वहाँ पर यह टैक्स केवल जितनी मात्रा में मूल्य में वृद्धि की जाएगी उसी पर लगाया जाता है, जिसके कारण इसे मूल्यवर्धन कर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के दो घटक हैं। एक है केंद्र जीएसटी जिसे सीजीएसटी कहते हैं और दूसरा है राज्य जीएसटी जिसे एसजीएसटी भी कहते हैं। इसके बाद है किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है केंद्र सीजीएसटी लगाता है। तो ये जो सीजीएसटी है जिसे केंद्रीय जीएसटी भी कहते हैं, इसे केंद्र लागू करता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य एसजीएसटी लगाते हैं और उसका संग्रहण करते हैं। ये जो एसजीएसटी है जिसे राज्य जीएसटी भी कहते हैं, इसको राज्य लगाते हैं और उसका संग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269(a)(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी लगाया जाता है। तो आईजीएसटी किस आर्टिकल के अंतर्गत है? अनुच्छेद 269(a)(1) के अंतर्गत। अगला पॉइंट है यह सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। तो जो आईजीएसटी होता है जिसे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, यह सीजीएसटी एवं राज्य एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। अगला पॉइंट है इसे केंद्र लगाता है एवं संग्रहित करता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग जीएसटी में शामिल करों के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन करों को मिलाकर जीएसटी को लाया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय करों में कौन से केंद्रीय कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित हैं। तो केंद्रीय करों के अंतर्गत सबसे पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, तीसरा है सेवा कर, चौथा है अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, पांचवा है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और छठा है अधिभार एवं उपकर। इसके बाद राज्य करों को देखेंगे कि किन किन राज्य करों को जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो राज्य करों के अंतर्गत सबसे पहला है राज्य मूल्य संवर्धन कर, वैट या बिक्री कर। इसके बाद है मनोरंजन कर, स्थानीय निकाय द्वारा लागू करों को छोड़कर उसको जीएसटी में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता था केंद्रीय बिक्री कर, इसको भी जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। चौथा है चुंगी और प्रवेश कर, पांचवा है क्रय कर, छठा है विलासिता कर, सातवां है लॉटरी सट्टा एवं जुए पर कर। इसके बाद है जीएसटी के अंतर्गत ही क्षतिपूर्ति। यह एक प्रावधान लाया गया था क्षतिपूर्ति का, जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए कि जिन जिन राज्यों को जीएसटी लागू होने से टैक्स में हानि हो रही है उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उससे संबंधित प्रावधान है। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। तो कितने वर्ष तक क्षतिपूर्ति करने की समय सीमा दी गई थी? 5 वर्ष के लिए, और यह क्षतिपूर्ति राज्यों को की जाएगी केंद्र के द्वारा। अगला पॉइंट है क्षतिपूर्ति हेतु आधार वर्ष 2015-16 लिया गया था। इसके बाद है जीएसटी परिषद, जो जीएसटी पर अगर कोई भी निर्णय लेना रहता है तो जीएसटी परिषद द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279(a) जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद
जीएसटीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जीएसटी काउंसिल का प्रावधान आर्टिकल 279A के अंतर्गत किया गया है और इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अगला पॉइंट है, इसी के अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित किया गया था। तो जीएसटी काउंसिल के गठन की अधिसूचना कब दी गई थी? 12 सितंबर 2016 को। अगला पॉइंट है, इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। तो जीएसटी काउंसिल का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। अब जीएसटी काउंसिल की संरचना को देखेंगे। तो जीएसटी काउंसिल की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष भी होते हैं, और जीएसटी काउंसिल के उपाध्यक्ष भी होते हैं, जिसमें सदस्यों में से ही कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। इसके साथ साथ कुछ सदस्य भी होते हैं जीएसटी काउंसिल में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, जो राजस्व या वित्त प्रभार वाले होते हैं, और दूसरे सदस्य के रूप में राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री या उन्हें जिन्हें राज्य नामित करे उनको जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद हम लोग वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन सी दरें तय की गई हैं उनको देखेंगे। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की छूट दी गई है। शेष वस्तु एवं सेवा वर्गों हेतु 5%, 12%, 18% तथा 28% तक कर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए, पहले 20 लाख रुपए था जो कि अब 40 लाख रुपए कर दिया गया है, तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के से बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट है, 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों या उद्यमियों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। तो कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों या उद्यमियों के लिए किया गया है। तो कंपोजिशन स्कीम किससे संबंधित है? यह जीएसटी से संबंधित है। इसके बाद है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतिम बिंदु है विविध। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। इसके बाद है, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 से 68 ईस्वी में किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और कब किया था? उन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारतीय के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, जिसे अंग्रेजी में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं। अगला पॉइंट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू बचत जीडीपी का 28.2% थी, जिसमें सकल घरेलू क्षेत्र का योगदान 22.2% था, निजी निगम क्षेत्र का योगदान 10% था तथा सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान -4% था। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। तो हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने। इसके बाद अगला पॉइंट है, जनांकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं जनांकीय संक्रमण के। उसके अंतर्गत पहला चरण है, पहले चरण के अंतर्गत जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च होती है। उसके बाद है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंतर्गत जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। और उसके बाद तृतीय चरण होता है, इसके अंतर्गत निम्न जन्म दर होती है और साथ में निम्न मृत्यु दर भी होती है।
तो ये तीनों जनांकिकी संक्रमण के 3 चरण माने जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 31 मई 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 फर्स्ट आरी के लिए यह 9.1% अनुमानित है। इसके बाद है सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। तो भारत में के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वह सेवा क्षेत्र का है। इसके बाद अगला पॉइंट है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अगला पॉइंट है सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने माना है, जिसके कारण इन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला हुआ है। अगला पॉइंट है मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDP का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक ने। अगला पॉइंट है भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है। अगला पॉइंट है भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला पॉइंट है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात बंद होते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये इसमें विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आयात और निर्यात शामिल नहीं होता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के घटना चक्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्शन खत्म हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।